Hello students, how are you all? I hope so you all are fit and fine with all your family members and doing well with your studies also. As you all know that class 12 board examinations are cancelled this year, but it doesn't mean that you shouldn't take interest in your studies, okay? As we all are praying to God that this pandemic should be now over, तो जब हम सब की ये प्रार्थना है उस ऊपर वाले से, खुदा मियाँ से और भगवान से कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाए, तो ईश्वर करे कि ये पेंडेमिक अब ख़त्म हो जाए और हमारे सारे कार्य जो हैं वो सुचारू रूप से चलें और आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। तो अगर ऐसा होता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो फिर आपको पता है कि आपके एग्ज़ामिनेशंस भी टाइम से होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग जो हैं वो कहानी पढ़ रहे थे, ध्रुव यात्रा, एंड आई होप सो कि आपने कहानी को देखा होगा और कहानी को पढ़ा होगा। मैंने आपको कहा इसके पहले इसके लास्ट क्लास में जो है वो वीडियो कहानी का भेजा है, जिसमें मैंने कहानी का सारांश बताया है और आपको मैंने ये भी बोला था कि आप पीडीएफ में भेज रही हूँ, आप कहानी को एक बार ज़रूर से खुद भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पढ़े रहेंगे तो कहानी चूँकि कठिन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण से भरी पूरी कहानी है। जनिन कुमार जी की कहानी है, उनकी कहानियाँ थोड़ी कठिन होती हैं क्योंकि वो दार्शनिकता और मनोवैज्ञानिकता पर आधारित होती हैं, तो उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो जिन बच्चों ने भी कहानी पूरी पढ़ी होगी, पीडीएफ जो मैंने भेजा था, या जिनके पास बुक्स हैं और मेरा वीडियो देखा होगा, उनको मेरे ख्याल से कहानी क्लियर होगी। अगर उसके बाद भी आपने नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िए, पीडीएफ से भी और मेरे लास्ट वीडियो को देख करके भी। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे आप या तो मुझसे पूछ लीजिए या नोट डाउन करके रखिए। मैं जब भी नेक्स्ट आपका गूगल मीट लूँगी तो मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो हम लोगों ने कहानी का सारांश तो बेटा पढ़ लिया था। अब मैं आपको आज ये बताऊंगी कि कहानी में किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आते हैं, कहानी में जो हैं वो किस तरह के प्रश्न आते हैं और कहानी किस तरह से जो है वो हमें किस ओर ले जाती है और किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कहानी का सारांश आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाद आपसे कहानी की कथा वस्तु पूछी जा सकती है, फिर आपसे कहानी के नायक या नायिका का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, और इसमें आपसे कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा पूछी जा सकती है, और लास्ट क्वेश्चन आपका कहानी का उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो कहानी के तत्वों के आधार पर सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कहानी के तत्वों के आधार पर जब हम कहानी की समीक्षा लेते हैं तो आपको पता है कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार फटाफट हम उसका रिकैप लेते हैं, जल्दी से आपको रिवाइज़ करवाते हैं कि कहानी का जो फर्स्ट कहानी के तत्व हैं वो उसका शीर्षक है, और दूसरा जो है वो उसका सारांश है, फिर तीसरा तत्व कहानी का पात्र और चरित्र चित्रण है, चौथा देश काल और वातावरण है, पांचवा कहानी का तत्व जो है वो क्या है बताइए, भाषा है, वेरी गुड, और छठा उसका उद्देश्य है। तो इन कहानी के तत्वों के आधार पर भी समीक्षा आपसे पूछी जा सकती है। तो जब और या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक टॉपिक को लेकर के आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब आपसे डिटेल में पूछा जाएगा तो आप से कहानी की भाषा पूछी जा सकती है, कहानी के किसी पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, कहानी का उद्देश्य पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको पहले भी 11th में बताया है कि कहानी के नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहानी के उद्देश्य को प्रकट कीजिए। तो इसमें आपका कहानी का नाम आ जाता है और कहानी का उद्देश्य भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे इस तरह भी प्रश्न किया जा सकता है कि इन सारे प्रश्नों का एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए कि कहानी कला की दृष्टि से कहानी के तत्वों की समीक्षा कीजिए, या इस कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए, या ये पूछा जा सकता है कि कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा कीजिए। तो भी आपको कहानी के तत्वों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा।
जहाँ तक मार्क्स की बात है, आपको मार्क्स भी मैं बता दूं कि पहले कहानी 3 मार्क्स की आती थी, फिर कहानी 4 मार्क्स की हुई, और अब यूपी बोर्ड में कहानी 5 मार्क्स की आती है। 5 मार्क्स का आपका कहानी आती है और 12th में 5 मार्क्स का ही खंड काव्य भी आता है। तो 5 मार्क्स आपके पूरे सॉलिड तैयार हो जाते हैं अगर आप इन 4 कहानियों को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कहानी का सारांश तो आपको मैंने लास्ट टॉपिक पे ही बता दिया था। अगर कहानी का कथानक आता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, ये मैं आपको एक बार बता दूं कि कहानी के कथानक पर यदि आपकी दृष्टि जाती है तो आपको पता है कि कहानी के सारांश और कहानी के कथानक में बेटा क्या अंतर है। क्या अंतर है कहानी के सारांश में और कहानी के कथानक में? क्या अंतर है उसमें? यही अंतर है कि यदि आपसे कहानी का यदि आपसे कहानी का कथानक पूछा जाता है तो आपको कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहानी कहाँ से शुरू होती है, इन दोनों बातों को बताना होता है। लेकिन यदि कहानी का सारांश पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे कहानी बताते हैं। जैसे, और दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहानी का सारांश जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे सिंपल तरीके से कहानी को बताएंगे। जैसे कि एक राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थीं, उनके 4 बेटे थे, वो अयोध्या के राजा थे। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए तो डैश डैश डैश, दिस इज़ कॉल्ड कहानी का सारांश। लेकिन जब आपसे कथानक कहा जाता है तो कथानक उससे थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है कि कहानी की कथा वस्तु या कहानी का जो टॉपिक है वो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, क्या कहानी का मूल बिंदु है जहाँ से कहानी शुरू हो रही है, और उसके बाद कहानी किस तरह से आगे बढ़ रहा है कहानी का कथानक, ये आपका कथानक या कथा वस्तु में आता है। और फिर कहानी कहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ती है और कहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है, ये बात आपकी कथानक की होती है। तो आपको जैसे कि पता है कि ये कहानी हमारी जो है वो शुरू होती है, मैंने आपको बताया था कि एक विजेता के रूप में किस प्रकार से जो राजा रिपुदमन बहादुर हैं वो किस प्रकार के राजा हैं एक विजेता के रूप में, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर कहानी का कथानक तो आप बताएंगे कि कहानी का प्रारंभ यहाँ पर एक विजेता के रूप में होता है, जहाँ पर कि जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा रिपुदमन, वो उत्तरी ध्रुव को जीत करके वापस आए हैं और यूरोप के नगरों को से बधाइयाँ प्राप्त करते हुए और प्रशंसा प्राप्त करते हुए वो पहले मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। और उनकी प्रेमिका जो उर्मिला है वो अन्य समाचारों के साथ ही इस बात को भी पढ़ती है, लेकिन बहुत अधिक इस समाचार के प्रति अपनी व्याकुलता या अपनी अपेक्षा को प्रकट नहीं करती है। यहाँ से कहानी शुरू है और फिर आप धीरे धीरे इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से राजा रिपुदमन और उर्मिला का बहुत पहले से प्रेम संबंध है, और फिर इस कहानी में उनकी किस प्रकार से मुलाकात होती है, और फिर आचार्य मारुति से राजा मिलते हैं और आचार्य मारुति राजा को विवाह करने के लिए उर्मिला से दबाव डलवाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि उर्मिला मेरी ही पुत्री है। और इसके बाद आप देखते हैं कि जो राजा रिपुदमन और उर्मिला का आपसी वार्तालाप होता है उसमें उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सामने राजा रिपुदमन को झुकना पड़ता है, जिसमें कि और दृढ़ संकल्प किस बात का है, तो दृढ़ संकल्प बेटा इस बात का है कि कब कि राजा को दक्षिणी ध्रुव जाना चाहिए और उसको जीत करके आना चाहिए, क्योंकि स्वयं राजा की भी ये इच्छा थी। और फिर कहानी धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे बढ़ती है और राजा रिपुदमन जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी भी करने लगते हैं, और उर्मिला भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि राजा ने ये काम किया। ये बात देख करके उर्मिला जो है वो बहुत अधिक सेटिस्फाइड होती है उर्मिला इस बात से। लेकिन फिर अचानक से राजा रिपुदमन की आत्महत्या का समाचार मिलता है और कहानी में आगे चल करके राजा रिपुदमन के हाथों द्वारा लिखा हुआ उनका आत्महत्या का पत्र मिलता है, जिसमें कि कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये इस प्रकार से कथानक जो है वो कहानी का आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप इसमें कहानी में कुछ आपको कॉमन चीज़ें मैं बता रही हूँ जो कि आप कहानी के किसी भी प्रश्न में लिखेंगे कि जैसे जो ध्रुव यात्रा कहानी है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है, और ये एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी भी है। और जैनेन्द्र कुमार जो हैं वो परंपरा से संबंधित अग्रणी कहानीकार हैं या कथाकार हैं, और इनकी जो महान मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं वो
हिंदी कहानी कला की दृष्टि से एक नवीन आयाम को हिंदी साहित्य जगत में स्थापित करती हैं। और जैनेंद्र की इस कहानी में ये जो ध्रुव यात्रा कहानी है, इसमें भी मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समाचरित किया गया है, संकलित किया गया है, और इसमें एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया गया है। जो कहानी की कथा वस्तु है, उसमें जो जैनेंद्र हैं वो एक सुसंस्कृत स्त्री का प्रेम दिखाते हैं, और सुसंस्कृत युवती का जो उत्कृष्ट प्रेम है उसको पराकाष्ठा तक ले जाते हैं, और जिसमें प्रेम को नारी से उच्च और नारी से अलग स्थान भी दिया गया है। इस कहानी में प्रेम को नारी से अलग और उच्च स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि उर्मिला राजा से बहुत प्रेम करती थी, और आप देखते हैं कि वो विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो विजय रखने की इच्छा उनकी है कि दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त की जाए, तो फिर कहानी जो है वो तब फिर जो है राजा रिपुदमन की इच्छा के अनुसार उर्मिला जो है वो उनसे विवाह करने की जिद छोड़ देती है, और कहती है राजा रिपुदमन को कि आप जो है वो पहले दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो कहानी है वो अपनी व्यक्तिगत प्रेम की जगह पर उच्च आदर्श को प्रस्तुत करने वाली कहानी जो है वो बन जाती है। और कहानी का जो प्रत्येक पात्र है, चाहे वो राजा रिपुदमन है और चाहे वो स्वयं उर्मिला भी है, आप ये देखते हैं कि कहानी का जो मुख्य पात्र है वो क्या है? कहानी का मुख्य पात्र जो है वो कर्तव्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा है और नैतिकता के प्रति बहुत अधिक सचेत है। इसमें कोई भी अनैतिक कार्य वो लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी कहानी में नहीं दिखाया गया है। और वो इस नैतिकता और इस कर्तव्य भावना की बात से इतना ओत प्रोत है, या आप कह सकते हैं कि इस कर्तव्य भावना और नैतिकता से वो इतना अधिक ओतप्रोत हैं, या उनमें संपूर्ण रूप से ये गुण समाहित हैं कि कहानी में वो इसकी पूर्णता के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। वो अपने जीवन को न्यौछावर करने से भी कतराते नहीं हैं। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेम की पवित्रता है उसको आदर्शवाद की कसौटी पर कसना इस कहानी का प्रतिपाद्य है, इस कहानी का उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को पूर्ण करने में कहानी जो है वो सफल भी हुई है, लेकिन वास्तविक जीवन में इस आदर्शवाद का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अपने उत्तरों को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि राजा रिपुदमन और उर्मिला का चरित्र चित्रण भी इस कहानी में पूछा जा सकता है। तो और उर्मिला का चरित्र चित्रण मैं आपको बता रही हूँ, और राजा रिपुदमन का चरित्र चित्रण आप होमवर्क में लिखेंगे। समझ में आया? क्योंकि राजा रिपुदमन के बारे में ज़्यादा है और उनका चरित्र चित्रण उर्मिला के चरित्र चित्रण से सरल है, इसलिए मैं आपको सरल चीज़ होमवर्क में दे रही हूँ कि रिपुदमन के चरित्र चित्रण में कौन से पॉइंट्स आप समझते हैं, उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और मुझे बताइएगा आने वाले समय में। और मैं जहाँ तक है वहाँ तक उर्मिला का चरित्र चित्रण आपको बताऊँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं का उर्मिला को एक सच्ची प्रेमिका के रूप में इसमें दिखाया गया है कि उर्मिला जो है वो राजा रिपुदमन की सच्ची प्रेमिका है और उनको इतना अधिक प्रेम करती है कि उनके पीछे अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। और एक बिन ब्याही माँ के रूप में उर्मिला को दिखाया गया है कि वो अविवाहित है और राजा रिपुदमन के बच्चे की माँ है। तो वो एक सच्ची प्रेमिका है और अपने प्रेम की पराकाष्ठा को वो सिद्ध करती है राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर भेज करके, क्योंकि वो राजा से विवाह करना चाहती है और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहती है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि राजा रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव को जीतने की इच्छा है, तो वो अपनी इच्छा को, अपने विवाह करने की इच्छा को राजा की इच्छा पर कुर्बान कर देती है। और फिर वो एक सुसंस्कृत युवती है, ये भी उसकी एक कहानी, ये भी उसकी एक बड़ी विशेषता है उर्मिला की, कि उर्मिला जो है वो एक सुसंस्कृत युवती है। उसको सारी चीज़ें पता हैं, किस तरह के एक भारतीय स्त्री के, भारतीय नारी के संस्कार होते
हैं, ये उनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कहानी में मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कहानी में आप ये भी बता सकते हैं कि वो दार्शनिक विचारों वाली युवती है। जो उसके दार्शनिक विचार हैं वो बहुत उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं इस कहानी में। वो स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहिए। तो लोग जो भी कहते हैं इस पर वो बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है और वो एक स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। और इसके अलावा वो मातृ रूप में उसके अंदर मातृभाव कूट कूट कर भरा हुआ है। वो पुत्र वत्सल स्त्री है, पुत्र वत्सला है। वो अपने पुत्र के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखती है। और यहाँ तक कि कहानी में ये भी बताया गया है कि वो एक अविवाहित माँ है, लेकिन इससे इसकी चिढ़, इसकी खींच वो कभी भी अपने बेटे पे नहीं निकालती है। और उसको कहानी में बड़ा संतुलित दिखाया गया है। तो वो एक मातृ भाव और प्रिय पुत्र वत्सला स्त्री के रूप में भी हमारे सामने आती है। एक विदुषी स्त्री है कहानी में। जो उर्मिला है वो एक विदुषी स्त्री के सामने के रूप में हमारे समक्ष आती है। तो ये उर्मिला का आपका चरित्र चित्रण हो गया। और इसके अलावा मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि रिपुदमन का जो चरित्र चित्रण है उसे आप होमवर्क में लिखेंगे, राजा रिपुदमन के चरित्र चित्रण को। और चलिए अब हम आपको कहानी का उद्देश्य बताते हैं कि ये कहानी क्यों लिखी गई है और कहानी के उद्देश्य, कहानी की रचना किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के लेखक ने की है। तो बेटा जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो जैनेंद्र कुमार है इस कहानी के लेखक, वो सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और कहानीकार हैं और दार्शनिक हैं। तो इसलिए ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और एक उनकी अपनी स्वयं की मार्मिक कहानी है। इस कहानी को जो लेखक हैं वो यही उद्देश्य है उनका कि वो मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे समक्ष या पाठकों के समक्ष रखना चाहते हैं। वो मनोवैज्ञानिक भावों को और दार्शनिक, मैं फिर से बात बता रही हूँ आपको कि जो कहानीकार हैं जैनेंद्र, वो मनुष्य के जो मानवीय संवेदनाएं हैं मनुष्य की और उनका जो दर्शन का क्षेत्र है उसमें जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसको हमारे समक्ष जो है वो रखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने मनोवैज्ञानिकता का और दार्शनिकता का, किसका मनोविज्ञान का और दर्शन का दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों को समन्वित किया है कहानी में। दोनों को वो समान रूप से कहानी के पास लाए हैं और वो एक कहानी की नई संरचना को यहाँ पर गढ़ते हैं। वो एक नई विचारधारा को इस कहानी के माध्यम से उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि वो ये दिखाते हैं कि प्रेम जो है वो एक पवित्र बंधन है। प्रेम क्या है? एक पवित्र बंधन है। और जो विवाह है वो सामाजिक बंधन है। ठीक है, कि प्रेम जो है वो एक पवित्र बंधन है और व्यक्तिगत बंधन है, जबकि जो विवाह है वो एक सामाजिक बंधन है। और प्रेम की भावना ही जो है वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। प्रेम को भी वो नीचा नहीं दिखा रहे हैं। भले ही वो ये कह रहे हैं कि प्रेम एक व्यक्तिगत, इस कहानी का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि भले ही यहाँ पर लेखक ये संदेश हमें देना चाहते हैं, इस उद्देश्य को प्रकट करना चाहते हैं कि जो कहानी में आपको प्रेम दिखाया गया है वो व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत बात है। और जो कहानी में अपनी कर्तव्य पारायणता दिखाई गई है वो सामाजिक पक्ष है। ये भले ही बात है, लेकिन प्रेम की भावना को व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या व्यक्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये प्रेम जो है ये बहुत अधिक अहम भूमिका निभाता है। ये भी यहाँ पर जो है वो लेखक कहानीकार जो हैं जैनेंद्र कुमार जी वो हमें बताते हैं। क्योंकि प्रेम करती है उर्मिला तभी वो उनके लक्ष्य को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि उसका लक्ष्य है। उसकी इच्छा थी कि राजा जो है वो विवाह करके एक वैवाहिक बंधन में बंध करके और उसके बेटे के साथ एक अच्छा जीवन बिताएं। लेकिन जैसे ही उर्मिला को पता चलता है कि राजा दक्षिणी ध्रुव में जाना चाहते हैं, वैसे ही उर्मिला जो है वो अपने इस बात को त्याग देती है और राजा को दक्षिणी ध्रुव में भेजने को आतुर हो जाती है। एक तरह से केवल इच्छा व्यक्त नहीं करती बल्कि अपनी आतुरता और व्याकुलता दिखाती है और उनको दक्षिणी ध्रुव पर भेज देती है। तो प्रेम की इस पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसने के लिए और आदर्शवाद की कसौटी पर परखना ही यहाँ पर कहानीकार का
जो प्रतिपाद्य है वो रहा है या उद्देश्य रहा है, जिसे पूर्ण करने में कहानीकार को संपूर्ण सफलता भी मिली है। और क्योंकि कहानीकार के जो अनुसार है, जो उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्तिगत सुख हैं या वैयक्तिक सुख हैं, उनकी अपेक्षा जो सार्वजनिक और अलौकिक उपलब्धि है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। कि व्यक्ति प्रेम करता है किसी से तो अपनी व्यक्तिगत सुखों की बात करता है, लेकिन जब वो समाज के लिए कुछ करता है, जैसे कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव भी जाते हैं, तो वो एक सार्वजनिक और अलौकिक संबंध को निभाते हैं। तो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कहानीकार, उनका उद्देश्य ये भी है कि व्यक्तिगत प्रेम पर जो सार्वजनिक प्रेम है और जो अलौकिक प्रेम है वो हावी होता है, मतलब वो उससे श्रेष्ठ होता है। अतः जो है वो प्रेम का जो आदर्श रूप है उसको प्रकट करना ही यहाँ पर कहानीकार का उद्देश्य है, जो कि सार्थक भी हुआ है और सफल रूप से हमारे सामने चित्रित भी हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न इस पर बनता है कि कहानी का जो नाम है ध्रुव यात्रा, उसके नामकरण की सार्थकता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम कहानी को पढ़ते हैं, और कहानी को एक तो हम एंटरटेनमेंट के लिए बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं, आराम से अपना मन बहलाने के लिए, और दूसरा लेकिन जब हम उसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो उसके जो प्रश्न होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उनमें हमको मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहानी में पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो कहानी का शीर्षक नाम का कहानी का तत्व है, उस शीर्षक नाम के तत्व में कहानीकार को ये देखना चाहिए कि कहानी का शीर्षक जो है वो छोटा हो, उपयुक्त हो और विषय के अनुकूल हो, है ना। बहुत लंबा शीर्षक होगा और विषय अनुकूल नहीं होगा तो उपयुक्त नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है वो संक्षिप्त भी है, विषय के अनुकूल भी है, और कहानी जो है वो पूरी तरह से उस शीर्षक के इर्द गिर्द ही नाचती है। क्योंकि कहानी क्या है, कहानी एक्चुअली यहाँ पर कहानी का शीर्षक ध्रुव यात्रा है। तो जो कहानी जो ध्रुव यात्रा है, वो ध्रुव यात्रा कहानी जो है वो जो ध्रुव यात्रा कहानी है वो कहानी का जो शीर्षक है वो इसमें ध्रुव यात्रा से ही कहानी शुरू होती है। ध्रुव यात्रा से ही कहानी जो है वो शुरू होती है। उत्तरी ध्रुव यात्रा को जीत करके वो आए हैं और दक्षिणी ध्रुव पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो जब ये कहानी ध्रुव यात्रा से ही शुरू हो रही है और ध्रुव यात्रा पर ही समाप्त हो रही है, तो ये कहानी का एक उपयुक्त और सही शीर्षक है। ये एक उपयुक्त और सही शीर्षक है और विषय के अनुकूल है। तो हम कह सकते हैं कि नामकरण की दृष्टि से भी कहानी जो है वो पूरी तरह से सही है और अपने नामकरण को सार्थक करती है। और उद्देश्य मैं इसके पहले ही आपको बता चुकी हूँ बेटा। तो जो ये प्रश्न आपका आता है, पहले इस तरह के प्रश्न बहुत आते थे कि नामकरण की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहानी का उद्देश्य प्रकट कीजिए, लेकिन अभी भी कई बार पूछा जाता है। और ध्रुव यात्रा कहानी एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही और उसके पिछले वीडियो में भी, जब मैंने आपसे कहा था कि ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको बता चुकी थी। क्योंकि ध्रुव यात्रा कहानी एक नई एडिट कहानी है आपके सिलेबस में, और पिछले कुछ सालों से ये कहानी आपके उसमें ऐड हुई है। और जब रिड्यूस हुआ सिलेबस लास्ट ईयर बच्चों के लिए, तब भी इस कहानी को हटाया नहीं गया था। ये आप ध्यान से सुनिए कि इस कहानी को बेटा हटाया नहीं गया था। और इस कहानी में आपको जो समझने में दिक्कत हो, जो परेशानी हो, वो आप मुझसे प्लीज़ यू आस्क मी, जिससे कि मैं आपको उसका जवाब जो है वो अच्छे से दे पाऊँ और आप अपने सारे क्वेरीज़ को, सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब पिछले सालों का आप पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहानी 13-14 से आई है, और 13-14 फिर बीच में एक आध साल 15 में नहीं आई थी एग्ज़ाम में, नहीं तो 16, 17, 18, 19 और 20 में आई है। बल्कि 2-2 प्रश्न इस कहानी से आए थे। तो इसलिए इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पूरी डिटेल में कहानी अच्छे से बता दी है, और
इससे संबंधित सारे प्रश्न भी बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया है कि आप राजा उर्मिला का चरित्र मैंने बता दिया, अब राजा रिपुदमन के चरित्र को आप देखिएगा कि आप क्या पॉइंट्स निकालते हैं राजा रिपुदमन के चरित्र की व्याख्या करने में। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर तो मैं आपके लिए हूँ ही कि मैं आपको उसके लिए उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताऊंगी। तो ये चीज़ है, तो इसलिए आप इस बात को जो है वो मेरी ध्यान रखिए कि इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िए कि ये इम्पॉर्टेंट कहानी है। और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम आपका प्रोज का पोर्शन शुरू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम आपका किसका पोर्शन शुरू करेंगे? प्रोज का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इस कहानी को दोबारा पढ़िए और प्रोज में मैं आपका राष्ट्र का स्वरूप जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको बेटा शुरू करूँगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अनलॉक होने का वेट मत करिए, घर के बाहर मत निकलिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए। ईश्वर आपको स्वस्थ और सुखी रखे। थैंक यू।